हेलो दोस्तों, तो हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नया ड्रामा के साथ जिसका नाम है सेव इट फॉर द हनीमून। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक कॉन्फ्रेंस से होती है जिसमें हमारी फीमेल लीड ज़ियाओज़ाई काफी देर से पहुंची, लेकिन अभी इतनी भी देर नहीं हुई क्योंकि नए जनरल मैनेजर को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया था और यही तो मेन चीज थी इस कॉन्फ्रेंस की। खैर, दूसरी तरफ नए जनरल मैनेजर को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है जो कि हमारा मेल लीड जूहांग था। सभी उसे देखने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन जब देखने की बारी आई तो चेयर खाली थी और ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। लेकिन मजे की बात ये थी कि जूहांग ज़ियाओज़ाई के पास फ्लर्ट करने के लिए पहुंच गया था। ये देखकर तो उस बेचारी की सांसें ही रुकने लग गई थी कि ये क्या हो रहा है। इसी के साथ उसे जाग आ जाती है और वो शुक्र करती है कि ये सब एक सपना था, लेकिन मैं इस तरह के सपने क्यों देख रही हूँ। तभी उसने देखा कि ऑफिस का टाइम हो चुका है, तो फौरन से उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। साथ ही हमें वो नरेटिव वॉइस में अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम ज़ियाओज़ाई है, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पैसा कमाना है क्योंकि मैं अपने डैड को सपोर्ट करना चाहती हूँ और रिलेशनशिप जैसी चीजों के लिए मेरी लाइफ में कोई भी जगह नहीं, और वैसे भी इस दुनिया में कोई मिस्टर राइट नहीं, तो मैं हर एक लड़के को बारी बारी थोड़ी ना ट्राई कर सकती हूँ, ना तो मेरे पास इतनी एनर्जी है। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अकेले ही रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब से इस नए जनरल मैनेजर ने हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है ना, तब से तो मेरी रातों की नींदें ही उड़ गई। सामने से जूहांग भी आ रहा था जो कि अपनी तरफ से तो 3 पीस सूट पहने हुए था, लेकिन ज़ियाओज़ाई को वो बाथरूम में नजर आ रहा होता है। और यही तो मेन मसला था कि हर वक्त उसे जूहांग के रोमांटिक विजन्स आते रहते हैं। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ आज से 2 हफ्ते पहले, और कैसे स्टार्ट हुआ ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया। टीम बिल्डिंग के लिए नए जनरल मैनेजर ने सभी एम्प्लॉइज को एक हाई फाई रिजोर्ट में बुला लिया था। इसी बारे में ज़ियाओज़ाई अपनी फ्रेंड लिन को बता रही होती है कि नए बॉस को मैंने अभी तक देखा तो नहीं, पर वो कितना अच्छा है ना, देखो उसने हमें टीम बिल्डिंग के लिए इतने अच्छे रिजोर्ट में बुलाया है, जबकि पहले तो हम चीप से प्लेसेस में जाया करते थे। लिन भी इस बात से एग्री करती है। तभी ज़ियाओज़ाई को उसके सुपरवाइजर ने बुलाया और पूछने लगा कि वो जो न्यू लिकर तुमने बनाया है वो किधर है, तुम लेकर क्यों नहीं आई। बॉस स्पेशली इस टीम बिल्डिंग में उसे ट्राई करना चाहते थे, तुम फौरन से बार में जाओ और उसे लेकर आओ। उस बेचारी को गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उस लिकर को लेने के लिए बार में पहुंच जाई। साथ ही वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है कि इस नए जनरल मैनेजर जूहांग ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। इतनी भूख लग रही है मुझे और फिर भी मुझे खाली पेट उसके लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जूहांग भी चेयर पर बैठा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था, पर उसने मुड़कर नहीं देखा कि असल में ये कौन बदतमीज है जो उसके बारे में ये सब कुछ कह रहा है। उधर ज़ियाओज़ाई जब कुछ खाने के लिए चली जाती है तो इधर वेट्रेस ने गलती से उसका लिक्योर भी इधर जूहांग के सामने पेश कर दिया ताकि वो इसे टेस्ट कर पाए। इधर जूहांग किसी को टेस्ट कर रहा था और किसी को स्मेल करने के साथ ही डस्टबिन में फेंक देता है, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तब तक ज़ियाओज़ाई भी अपने लिकर को ढूंढते ढूंढते पहुंच आई और गुस्से में पूछने लगी कि मेरा लिकर कहाँ है। तो वो बोला कि सब इस डस्टबिन में है, तो यकीनन तुम्हारा लिकर भी इसी में ही होगा। अगर रेड आर्ट डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस इतनी ही अच्छी होती तो क्या इतने सारे एम्प्लॉइज को सस्पेंड किया जाता। ज़ियाओज़ाई ने अपने लिकर की बोतल उसके हाथ में देखी और फौरन उसे ले लेती है। कहने लगी कि मैं पूरे डिपार्टमेंट की गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन ये लिकर मैंने बनाया है और तुम इसे टेस्ट किए बगैर बुरा नहीं कह सकते। इन दोनों के बीच में ये बहस चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से सुपरवाइजर ने आकर पूछा कि जनरल मैनेजर जूहांग आप ठीक तो है ना। ये सुनकर तो बेचारी ज़ियाओज़ाई के होश ही उड़ गए कि जिससे वो इतनी देर तक बहस कर रही थी वो उसका नया बॉस है, जो कि उसे अब पता चला। नेक्स्ट सीन में स्विमिंग पूल में खड़े वो यही बातें कर रही थी कि उसने मेरे लिकर को टेस्ट किए बगैर बुरा कहा, कितना रूड इंसान है वो, पता नहीं उसे जनरल मैनेजर किसने बना दिया है। मैंने उसे जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, भला इसमें मेरी क्या गलती, सारी गलती तो उसी की ही थी ना, और उस जैसे इंसान की वजह से मैं अपनी जॉब से रिजाइन क्यों दूं। अनफॉर्चुनेटली उसी स्विमिंग पूल में जूहांग भी होता है जो कि खामोशी से खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। इधर ज़ियाओज़ाई अपने साथ बड़बड़ा रही होती है। काफी कुछ सुन लेने के बाद आखिरकार वो कहता है कि बस हो गया तुम्हारा, या फिर कुछ और भी कहना चाहती हो। उसे अपने सामने खड़े देखकर तो ज़ियाओज़ाई फौरन स्विमिंग पूल से बाहर निकल आई और पूछने लगी कि क्या आपने मेरी सारी बातें सुन ली, जिस पर उसने भी सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया। अब तो वो हर हाल में यहाँ से निकलने की कर रही थी, लेकिन नर्वस हो जाने की वजह से बेचारी रास्ता भी भूल चुकी कि उसे जाना किस तरफ है। इसी नर्वसनेस के चक्कर में किसी एक तरफ जाने के बजाय वो वापस से स्विमिंग पूल में गिर गई। जूहांग भी यही देख रहा था कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, लेकिन उसे स्विमिंग करना भी नहीं आ रहा था, इसलिए जूहांग उसे अपने हाथों में उठा लेता है और यहाँ ज़ियाओज़ाई उसकी बॉडी को फील करने लगी कि ये कितनी वार्म है। वो गुस्से में उसे अपना हाथ हटाने के लिए कहता है, लेकिन ज़ियाओज़ाई डिजी फील कर रही
रही थी और साथ ही बेहोश हो गई। इस लड़की की अजीबोगरीब हरकतें जुहांग की कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वो कहने लगा कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ ज़ियाओज़ाई को लिन की कॉल आती है और साथ ही पूछने लगी कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं पर नजर क्यों नहीं आ रही। जबकि ज़ियाओज़ाई ने जब इधर उधर देखा तो ये उसका रूम तो नहीं लग रहा था, बल्कि किसी मेल का रूम लगता है, जिससे वो समझ गई कि ये यकीनन उस खड़ूस बॉस का रूम होगा। नेक्स्ट सीन मीटिंग का दिखाया गया, जहाँ सभी एम्प्लॉइज को जुहांग से काफी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो इन सबको डांटते हुए कहता है कि मैं तुम सबको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, इसमें मुझे रेड आर्ट डिपार्टमेंट की अच्छी प्रोग्रेस चाहिए, अगर नहीं तो फिर तुम सभी लोग अपने लिए नई जॉब्स का बंदोबस्त कर लो। जबकि ज़ियाओज़ाई को उसे देखकर रोमांटिक इल्यूजन्स आ रहे थे, वो दिल ही दिल में कहती है कि ये बाथरोब पहनकर क्यों आया हुआ है। उसके लिए बॉस को देखना तक मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो अपने इल्यूजन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। खैर थोड़ी ही देर में मीटिंग एंड हो जाती है। उन सब के चले जाने के बाद यहाँ असिस्टेंट जुहांग से बात कर रहा था, लेकिन वो इस वक्त ज़ियाओज़ाई के बारे में सोच रहा होता है कि एक छोटी सी एम्प्लॉय होकर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह रूड तरीके से बात करने की, और जिस तरह से वो अपने लिकर को डिपेंड कर रही थी, क्या सच में उसने बहुत अच्छा बनाया होगा। दूसरी तरफ ज़ियाओज़ाई ने लिन को सारी बातें बता दी थी, जिस पर वो इसे कहती है कि तुमने बॉस को पब्लिक में डांटा, इसके लिए तुम्हें उन्हें सॉरी करना चाहिए, वरना तो इसका नतीजा बुरा भी हो सकता है। जबकि ज़ियाओज़ाई बोली कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है क्या कि किसी लड़के ने कपड़े पहने हो लेकिन फिर भी वो तुम्हें कपड़ों के बगैर नजर आ रहा हो। इधर लिन उसके पास आते हुए बोली कि तुम्हें किसी पर क्रश हो गया है क्या, बताओ जरा कौन है वो। ज़ियाओज़ाई कहती है कि अरे यार तुम पागल हो गई हो क्या, भला मुझे किसी पर क्रश क्यों होने लगा, मुझे बस इस तरह के इल्यूजन्स आ रहे हैं। तो लिन कहने लगी कि इसकी तो 2 ही वजह हो सकती हैं, या तो तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया होगा, और दूसरा ऑप्शन वो उसके कान में बताती है कि या तो फिर तुम्हें नींद की जरूरत है, जल्दी जल्दी से सो जाओ और अपनी नींद पूरी करो। ज़ियाओज़ाई को भी यही लग रहा था कि शायद मुझे नींद की जरूरत है। लिन के बाहर जाने से पहले ही वो सो गई थी। नेक्स्ट सीन में जुहांग ज़ियाओज़ाई के उस लिकर को टेस्ट कर रहा था, जिसे टेस्ट किए बगैर ही उसने डस्टबिन में फेंक दिया था, और अब टेस्ट करने के बाद ही उसे पता चला कि ये इतना भी बुरा नहीं। थोड़ी देर के बाद ज़ियाओज़ाई के डोर पर नॉक हुआ, जो कि अभी भी उसी रिजॉर्ट में रुकी हुई थी। जब उसने डोर ओपन करके देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका खड़ूस बॉस होता है। अचानक से उसे देखकर पूछने लगी कि आप यहाँ, आपको किसी चीज की जरूरत थी क्या। तो वो बोला कि भला बॉस को भी अपने एम्प्लॉय से बात करने के लिए किसी रीजन की जरूरत होती है। ज़ियाओज़ाई ने भी उसे अंदर आने दे दिया, बगैर ये जाने कि असल में वो यहाँ करने क्या आया है। जबकि जुहांग बोला कि कल रात जब तुम बेहोश हो गई थी तो मुझे तुम्हें अपने रूम में ले जाना पड़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारे रूम का पता नहीं था, इसलिए कुछ भी मिसअंडरस्टूड मत करना, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ियाओज़ाई ने उन बातों को तो मिसअंडरस्टूड नहीं किया, लेकिन फिलहाल जिस तरह जुहांग अपनी शर्ट उतारकर उसकी ओर बढ़ रहा होता है, ये उसे कुछ समझ नहीं आती। इवन के पीछे की तरफ चलते चलते ज़ियाओज़ाई बेड पर आ गिरी, और जुहांग भी उसके ऊपर आते हुए कहता है कि अभी तो आधी रात है, तुम जाग क्यों रही हो, थोड़ी देर और सो जाओ। ये कहने के साथ ही वो गायब हो जाता है, और इधर इसे भी रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ मेरा इल्यूजन था, पर अब उसे डर लग रहा होता है, और फौरन अपने रूम से बाहर चली आई। आधी रात होने की वजह से कोई भी कॉरिडोर में नहीं होता, लेकिन चलते चलते वो अचानक जुहांग से टकरा जाती है। वो भी इसे अचानक से देखकर पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जुहांग का चेहरा देखते साथ ही ज़ियाओज़ाई को दोबारा से रोमांटिक विजन्स आने लगते हैं, जहाँ जुहांग उसे कह रहा था कि जिस तरह तुम मुझे देख रही हो, तुम्हारी आंखें ही कह रही है कि तुम मुझे किस करना चाहती हो। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जबकि ज़ियाओज़ाई उसे मना करती रही कि नहीं नहीं मेरे पास मत आओ। जबकि रियल में इधर जुहांग उसे देखकर यही सोच रहा था कि इसे क्या हो रहा है। पीछे वो किसी चीज से टकराने वाली होती है, और उसे बचाने के चक्कर में जुहांग ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच दिया, और यहाँ दोनों ही जमीन पर आ गिरे। ये वाला मोमेंट काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहा था कि तभी जुहांग ने देखा कि ऊपर से एक बॉक्स गिर रहा है, और ये ज़ियाओज़ाई के ऊपर ना गिरे, इसलिए वो उसे नीचे करके खुद ऊपर की तरफ आ जाता है। ये बॉक्स उसे काफी जोरों का लगा। ज़ियाओज़ाई ने भी इस बात को नोटिस किया कि बॉस ने मुझे बचाने की कोशिश की। नेक्स्ट सीन में वो अपने जख्म पर मेडिसिन लगा रहा होता है, और साथ साथ ही वो ज़ियाओज़ाई से उसके लिकर के बारे में बात कर रहा था कि मैंने उसे टेस्ट किया, इतना भी बुरा नहीं था जितना कि मैंने उसके बारे में पहले कहा था। इधर ज़ियाओज़ाई को बेचैनी हो रही थी कि अगर मैं यहीं पर रही तो मुझे दोबारा से रोमांटिक विजन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो किसी भी तरह करके यहाँ से जाना ही चाह रही थी कि जुहांग ने उसे आवाज देकर रोक दिया। वो कहता है कि मैंने काफी कोशिश की, लेकिन जख्म तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, तो क्या प्लीज तुम मेरे जख्म पर मेडिसिन लगा दोगी। ये बात तो उसके लिए खतरे की घंटी होती है, पर ये बात वो जुहांग को कैसे बताए, और मेडिसिन लगाने के लिए भी मना नहीं कर सकती थी। खुद को बचाने के लिए ये अभी सोच ही रही थी कि उधर जुहांग ने शर्ट भी उतार दी
और ये दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसने तो सेकंड्स में शर्ट ही उतार दी। खैर अब अपनी आंखों पर हाथ रखकर वो उसके मेडिसिन लगाने लगती है। वो भी गलत ही जगह पर अप्लाई कर रही थी, जबकि जुहांग सोच रहा था कि इस लड़की को हो क्या गया है, क्योंकि उसने तो अभी तक अपनी शर्ट उतारी ही नहीं थी और ज़ियाओज़ाई को वो शर्ट के बगैर नजर आ रहा होता है। कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया, अभी तक तो मैंने अपनी शर्ट भी नहीं उतारी। ये देखकर वो बेचारी भी एम्बैरस हो गई कि ओ गॉड, दोबारा से इल्यूजन, मैं पागल हो गई हूँ या फिर अंधी। जुहांग ने अब उसे अपना मुंह फेरने के लिए कहा कि मैं अपनी शर्ट उतार दूं, जबकि ज़ियाओज़ाई खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है कि गॉड प्लीज, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप जानते हो कि मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहती और ना ही शादी करना चाहती हूँ। जुहांग भी उसका ये बड़बड़ाना सुन रहा था। उसे तो यही लगता है कि शायद ये मुझे इग्नोर कर रही है, पर क्यों ये भी वो नहीं जानता। उधर ज़ियाओज़ाई भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर खुद में थोड़ी सी हिम्मत ले आती है कि जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, बस जल्दी से मैं मेडिसिन लगाकर यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन मेडिसिन लगाने के चक्कर में वो इतना जोर लगा देती है कि उस बेचारी की एक दो हड्डियां तो वैसे ही टूट गई। नेक्स्ट सीन में जुहांग उसे घर छोड़ने के लिए आता है और जाते जाते उसे कहने लगा कि ज़ियाओज़ाई, मैं तुम्हारे लीकर के बारे में बता रहा था कि वो इतना भी बुरा नहीं। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला गया। ज़ियाओज़ाई को समझ नहीं आती कि वो खड़ूस है या फिर उसमें एटीट्यूड इश्यूज है। खैर जब उसने आकर देखा तो उसके डैड काफी ड्रंक होकर दरवाजे के बाहर खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।